और मेरे भावी सैनिकों, लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाने के लिए आएंगे, आपको तोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन ये पंजा जो है, ये पंजा आपके साथ भी है, लेकिन पंजे को मुट्ठी बना के रखोगे तो आपका ढेर पक्का है। कल भी बहुत बात की आप लोगों के साथ, रामदेव साहब ने भी, धर्मवीर साहब ने भी, सब लोगों ने आपसे बहुत बहुत बातें की। देखो बच्चों, ये जंतर मंतर जो है, यहां पर देश के सारे जो प्रताड़ित लोग हैं, वो लोग यहां पर आकर धरना प्रदर्शन करते हैं और यहीं से देश की आवाज, आत्मा, संविधान के प्रति अपना आस्था जताते हुए अपनी संसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी, आरएसएस जो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता पक्ष के जासूस आपके बीच में यहां पे चारों तरफ घूमते रहेंगे, घुसेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने अर्जुन की भांति सिर्फ एक लक्ष्य, मछली ऊपर घूम रही है, उसकी आंख की तरफ लक्ष्य लगाकर तीर से उसको भेजना है, हमें पेंडिंग भर्ती को पूरा करना है। तो वो लक्ष्य जो अर्जुन ने साधा था, वो आपको साधना है और घबराना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इस न्याय में कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी तमाम संगठन सब आपके साथ हैं। हम उस छोटी बड़ी हर पार्टी को न्योता देते हैं कि आइए हमारे बच्चों का साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक संस्था हो, जो भी हमारे बच्चों का साथ देगी, हम उसके साथ हैं। हमारे इस न्याय की लड़ाई को ताकत मिली जब हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने आपका मुद्दा समझा, आपसे मिले और असम से लेके और मुंबई तक की, जो मणिपुर से लेके और मुंबई तक की जो 6700 किलोमीटर की जो यात्रा है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें असम में, बंगाल में, बिहार में सभी पेंडिंग भर्ती के वाले जो बच्चे वहां पे थे, उनसे मिले और उनके साथ उनकी आवाज उठाई। हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें अंदाजा था कि यह समस्या है। अग्निपथ देश के लिए एक वो नासूर है जो इस देश को गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है और उसकी वजह से हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, जिनके आंखों में देश की सेना में, देश की सरहदों में जाकर देश सेवा का सपना था, वो चकनाचूर हो गया। ये ऐसी अग्निपथ स्कीम हमें मंजूर नहीं है। भाई इसलिए इस अग्निपथ स्कीम ने हमारे को दो हिस्सों में बांट दिया, एक आप हैं और एक जो अग्निवीर है। अग्निवीर के साथ जो गलत हो रहा है, देश की सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है,
वो भी बहुत गलत है, और आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत है। साथियों, कल भी मैंने बोला था ये गेम चल रहा है, इस गेम में एक पाला बना हुआ है जिसके बीच की एक मध्य रेखा है। एक तरफ आप बैठे, एक तरफ अग्निवीर बैठे, दोनों ही प्रताड़ित हैं और इस मध्य रेखा को जाना होगा और आप लोगों को मिलना होगा। आपको रेगुलर भर्ती मिलनी होगी और उनको अग्निवीर से रेगुलर बनना होगा। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे न्याय मिलने तक। कब तक? न्याय मिलने तक। साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आप लोगों की समस्याओं को समझा, हमें जिम्मेदारियां थी, हमने समझा, और उसके बाद देश भर में एक समन्वय बनाने की कोशिश की, जिसके लिए पहले 2 जनवरी को एक प्रेस वार्ता की गई। मैंने प्रेस वार्ता की जिसको 20 से 25 लाख के करीब लोगों ने देखा और एक भी आदमी ने इसको गलत नहीं ठहराया। यह सबसे बड़ी जीत है हमारी। 11 जनवरी को हम यहीं पे जंतर मंतर पर मिले, कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया। भाइयों, जो कोई अभी घर पर बैठा हुआ, और हमने फैसला किया कि इसको आगे लेके चलेंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि लीगल एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई के लिए हमारे पास काफी दस्तावेज आ गए हैं, जिसके लिए बड़े से बड़े वकील किए गए हैं और उसमें कुछ कमियां हमारे तरफ से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, कुछ आप लोगों की तरफ से है। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसको केस को सुप्रीम कोर्ट या जो भी वकील सोचेंगे उस जगह पर इसको दाखिल किया जाएगा। बहुत बड़े वकील हैं देश के, जो नामी गिनामी 2-3 वकील हैं, सबसे बड़े वकील, वो आपका केस लड़ेंगे। और इसके बाद जो जमीनी लड़ाई थी उसके लिए हमने फैसला किया था हमें अपना संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और इस दौरान 11 जनवरी से लेके और अभी तक हमने सिलसिलेवार तरीके से काम किया और पिछले एक हफ्ते में देश भर में 400 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोटेस्ट पूरे देश में 400 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में कर चुके हैं हम। जो आपसे यहां पर घूमकर सवाल पूछना चाहते हैं, जिसको कोई बैनर पसंद नहीं हो या किसी को आपके साथ किसी का साथ पसंद ना हो, तो उसको बताना कि हम आपका साथ भी लेंगे, जरूर लेंगे। 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में करके दिखाओ, हम आपके साथ लेंगे। और इस एक हफ्ते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटेस्ट पूर्ण सैनिकों ने किए और जो आवाज निकल कर आई कि ये अन्याय युवाओं के साथ हुआ है, सेना के साथ हुआ है, तो ये सेना और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद एक रूपरेखा तैयार की कि हम कैसे पूरे देश भर के अंदर
140 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो कल आपको इंट्रोड्यूस किया था, राहुल गांधी जी ने अपने सबसे ट्रस्टेड सिपाही को हमें सौंपा कि एक कैंपेन बनाए ताकि देश में 140 करोड़ लोगों तक हम पहुंच सके, और उसका नतीजा आपके सामने है। जय जवान अभियान, अन्याय से अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। 31 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। शायद आपके बीच में ये पोस्टर पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो अभी आपके पास पहुंच जाएगा। राहुल गांधी जी ने कटिहार में आप जैसे पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं के साथ मिलकर इसको वहां से लॉन्च किया। हमने दिल्ली से लॉन्च किया और 1 तारीख से 4 तारीख तक के लिए वायदा किया कि यहां पर हम जंतर मंतर पर देश की संसद के करीब बैठकर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, अपनी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। साथियों, उसके बाद हमें एक मसौदा तैयार करना है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे हम अपनी लड़ाई को कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सफलताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। 11 जनवरी को जब आप लोगों ने यहां पर जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में आकर यहां पर अपना रोष प्रदर्शन किया था, तो 15 जनवरी को हमारे सेना अध्यक्ष ने आर्मी डे के दिन एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, जिसके अंदर उन्होंने माना है कि अग्निपथ स्कीम के अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसको दूर करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पूर्व सैनिक देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनको अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वो कौन थे? वो हम लोग थे। तो आप आज देश की चर्चा में हैं, सेना की चर्चा में हैं, मोदी साहब के पांव कांप रहे हैं आपकी वजह से। साथियों, उस वक्तव्य को भी मैं आप लोगों से सबके साथ साझा करूंगा। उन्होंने कहा है कि ये समस्या है, पेंडिंग भर्ती की भी समस्या है और उसके साथ साथ अग्निपथ की भी समस्याएं हैं। अग्निपथ हमारी तरह से किसी तरह से हम उनको सेना के अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इन त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा। और आपको यह भी जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमें कल बहुत सारे लोगों के, सरकार में रहने वाले लोगों के फोन आए, जिस तरह से आपका यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। तो मोदी सरकार के अंदर एक सेना के अंदर एक वार्ता चालू हो गई है कि वार्ता चालू हो गई है, संवाद चालू हो गया है कि यह अग्निपथ स्कीम हमारे लिए, देश के लिए तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए हानिकारक जरूर है। क्योंकि 2024 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, तो उनको मालूम है कि यही एक समस्या है जो उनके ताबूत का कील साबित होगी। यही एक योजना है जिसके अंदर उनके पास एक भी लाभार्थी नहीं है। हर इस योजना में वो लाभार्थी लाकर दिखाते हैं, लेकिन इस योजना का लाभार्थी कौन है? आप बेरोजगार युवा, न्याय मांगते युवा, ये है लाभार्थी। मोदी साहब,
आपको इस संसद के अंदर बजट सत्र में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती होने वाले थे, सेना में पूरी तरह से सक्षम थे और ज्वाइनिंग लेटर्स का इंतजार कर रहे थे, इनको आपने बेरोजगार किया है। इनको पेंडिंग भर्ती को पूरा करें और इनको सेना में दाखिल किया जाए। साथियों, ये बातें हैं जो जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि देश तभी सुरक्षित है, देश के नागरिक तभी सुरक्षित है और हमारे जंतर मंतर पर आने जाने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले तभी तक सुरक्षित है और ये पुलिसकर्मी भी तभी तक सुरक्षित है जब ये देश जिंदा है। और इस देश को जिंदा रखने के लिए एक हमारी लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मंदिर है जो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और उससे नजदीक हमारा राष्ट्रपति भवन है जो संविधान को स्थापित करने के लिए जरूरी है। और इन सबकी चाक चौबंद सुरक्षा करने के लिए कौन है? भारतीय सेना। जब भी कभी संविधान में लिखा है, जब भी कभी संविधान पर आंच आएगी तो भारतीय सेना आर्टिकल 32, 54 और 72 उनको अधिकार देता है कि वो देश में लोकतंत्र फिर से स्थापित करें। इसलिए भारतीय सेना बहुत मजबूत है, इंपॉर्टेंट है और उसको तगड़ा होना जरूरी है। इसी चीज से मोदी सरकार डरती है क्योंकि भारतीय सेना को वो कमजोर नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी। बाकी सभी स्तंभ हिला दिए, मीडिया हिला दिया, जो कि उनकी तिजोरी के अंदर बंद हो गया, आपकी हमारी आवाज नहीं उठाता, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर लिया गया है, लेजिस्लेचर के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कोर्ट के बारे में मैं कुछ संज्ञान नहीं देना चाहूंगा। तो बचा कौन? भारतीय सेना। अगर भारतीय सेना कमजोर होगी तो मोदी साहब की बीजेपी सरकार अपने मंसूबों में कामयाब तभी हो सकती है। ये झूठा राष्ट्रवाद है इनका। देश की सेना के साथ कभी कारगिल में, कभी दराज में और कभी सियाचिन में जाकर होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन देश की सेना को कमजोर करने का काम और देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम मोदी सरकार करती है। साथियों, यहां पर आपको कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है, दिन याद दिलाने जरूरी है। 29 सितंबर 2017 देश में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उरी हमले के खिलाफ, जिसको कहा कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक है। फौज सर्जिकल स्ट्राइक आए दिन करती रहती है। मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक 1971 की लड़ाई है, जिसके अंदर एक देश के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था। देश की भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, उन्होंने मिलकर ऐसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि 4 दिन के अंदर अंदर 93,000 सैनिक पाकिस्तान के आपके कदमों में लाकर खड़े कर दिए थे, सरेंडर करवाया था। हमारे हजारों सैनिक हवा के रास्ते, पानी के रास्ते और जमीन के रास्ते
पाकिस्तान की सेनाओं के पीछे चले गए थे और उनके रास्ते काट दिए गए थे, ढाका को घेर लिया गया था। वो थी सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मिलिट्री हिस्ट्री की। तो 29 सितंबर में फिर वापस आते हैं। उस दिन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी हमले के खिलाफ की थी, लेकिन उससे अगले दिन 30 सितंबर को एक अग्निपथ स्कीम जैसा तुगलकी फरमान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारे सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया गया। शर्मनाक बात है, एक ही दिन बाद जिसकी वाहवाही सिर्फ हमारी भारतीय सेना की थी, उसकी वाहवाही मोदी सरकार लूट रही थी, मोदी साहब लूट रहे थे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का फरमान जारी किया था। ऐसे ही जंतर मंतर पे हम लोग बैठे लड़ाई लड़ रहे थे हम वन रैंक वन पेंशन की, उसके साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन की बात की गई। और 31 अक्टूबर को यहां पर कई लोग बैठे हैं, हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमें एक दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शाम तक फौजियों को कैसे अपने बीच में रख सकते हैं, हवालात में रख सकते हैं, तो हमें हाथ जोड़कर दिल्ली पुलिस ने बाइज्जत हाथ जोड़कर बासमान हमें कहा कि आप अब रिहा है, आप जाके अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद दिल्ली पुलिस आपका। साथियों, बहुत मौके आएंगे, बहुत कमजोर करने वाली ताकतें आएंगी, लेकिन कमजोर नहीं होना हमने। कमजोर तो नहीं हो गए, रास्ता कठिन है, लेकिन कमजोर नहीं होना। और इसके बाद सरकार को वो वापस लेना पड़ा, वो हुक्म। ऐसे ही कई बार मौके आए जिसमें सरकार को अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। किसानों का कानून किसानों को समझ नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार फिर भी किसान का कानून लेके आई। 3 काले कानून 13 महीने तक पूरे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, ताकत थी उनकी, इसलिए वो वापस लेना पड़ा। वो वापस लेना पड़ा क्योंकि समझिए इन बातों को, ये वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यूपी का चुनाव सामने आ रहा था और उस चुनाव को साधना था। तो 3 किसानों के खिलाफ जो काले कानून थे उनको वापस लिया गया। ऐसे ही 2015 की एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हम यहां पर वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार चुनाव सामने था, हमारे कुछ जवान मरना आमरण अनशन पर थे और सामने बिहार का चुनाव था। मोदी साहब इनॉग्रेशन करने के लिए यहां से दिल्ली से मेट्रो का फरीदाबाद तक इनॉग्रेशन करने गए। जब देखा कि यहां पर बहुत हाहाकार मच गई है, पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि वन रैंक वन पेंशन दिया जाए और पूर्व सैनिक अगर किसी को कुछ हो गया तो देश में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। और उससे डरकर मोदी साहब ने अनाउंस किया 5 सितंबर 2015 को अनाउंस किया कि हम वन रैंक वन पेंशन दे रहे हैं। लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन आया तो उसमें इतनी विसंगतियां पैदा कर दी कि वो वन रैंक वन पेंशन रही ही नहीं। उसके अंदर उसका पूरा का पूरा डायसेक्शन करके काट कर जो सिस्टम खराब हो सकता था वैसा खराब करने का काम किया। और हम आज भी
3100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जंतर मंतर पे आज भी हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का दिया जलता है। तो रघुवीर साहब खड़े बैठे हैं, मलकियत बैठा है, राणा बैठा है, ये सब लोग हर रोज आते हैं, हर रोज दिया जलाते हैं। तो साथियों, कमजोर नहीं पड़ना, इनकी आदत है। अनाउंस करेंगे कुछ और काम करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे कुछ और। ऐसा इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के साथ किया, उसके बाद डिसेबिलिटी के साथ किया, और आज फिर दोबारा से डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसके अंदर फिर फेर बदलाव कर दिया। तो ये लोग बार बार आकर आपके ऊपर हमला करेंगे। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। एक और आपको बात बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो दूसरा भाग था, पहला तो इन्होंने तोड़ मरोड़ कर कुछ उसका कुछ और ही बना दिया। दूसरा भाग 2019 में आना चाहिए था, नहीं आया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 2 साल की लड़ाई के बाद कि इसको इमीडिएटली लागू किया जाए। उसके बाद सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है देश की सेना को देने के लिए। उन्होंने 3-3 महीने की मियाद बढ़वाई, और उसके बाद जब ये भारत जोड़ो यात्रा पहला प्रकरण जब हरियाणा में आया, हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी से मिले, हमने एक मेमोरेंडम दिया, हमसे बातचीत करी उन्होंने, और इसी तरह से हमसे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने पूछा कि भैया आपने जो मेमोरेंडम दिया है उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। मैंने कहा क्या करेंगे? कहे जी हम होम मिनिस्टर के पास पहुंचाएंगे। तो हमने दिया। तो आप को जानकर हैरानी होगी कि 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था मोदी सरकार ने कि ना हमारे पास सिस्टम है, ना हमारे पास पैसे हैं। लेकिन 5 दिन बाद जब हमारा मेमोरेंडम गया तो उससे अगले दिन ही आनंद फानंद में 5 लोगों ने, 5 मंत्रियों ने कैबिनेट की एक मीटिंग की, और मीटिंग करके फैसला किया। और राजनाथ सिंह साहब ने ट्वीट किया रात को 8:39 23 दिसंबर 2022 को कि OROP का पार्ट 2 हम दे रहे हैं। यह है डर। लेकिन जो फिर वही बात, जब उसका नोटिफिकेशन आया तो ऐसा तोड़ मरोड़ के काम किया कि इतनी विसंगतियां पैदा कर दी। OROP 2 में हमारे JCO जवानों का 6,500 से 12,500 मंथली पेंशन के अंदर कम कर दिया गया। तो यह है मोदी सरकार का काम। कहते कुछ है, करते कुछ है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस है, और हमें इन बातों का संज्ञान लेकर जो जंतर मंतर पे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं टूटोगे तो ऐसे कुछ काम करेंगे जैसे OROP का इन्होंने हलवा बना दिया है। OROP का डायसेक्शन कर दिया है, काट पीट कर दी है, उसकी आत्मा खत्म कर दी है। यूपीए सरकार में 26 दिसंबर 16 फरवरी 2014 को ये पास किया। 26 फरवरी 2014 को दोनों पार्लियामेंट के सेशन में 1 रैंक 1 पेंशन की एक परिभाषा को सार्थक किया, कहा कि हम मानते हैं इसको। और मोदी साहब ने हमें कहा था कि 100 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए आपको इनसे बच के रहना पड़ेगा। चाक चौबंद तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं पे आपको कमजोर करेंगे, लेकिन नहीं, एकजुट रहना है। और जैसे मैंने पहले दिन बताया था, सेनापति एक, सेनापति एक, सेनापति एक, सेनापति एक। अगर आपका सेनापति एक होगा, आप सब लोग साथ होंगे,
आपके गुरुजी और आप सब लोग साथ होंगे तो हमें अपने ध्येय में सफलता मिलनी निश्चित है। हमें सफलता मिलनी निश्चित है। आपकी वन दिल्ली पुलिस आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, इसका भी वायदा करते हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस वाले बीच में जाने से पहले एक बार जो रात देख ले कि उनके ऊपर जरूर बात आएगी। हम आपके साथ हैं। आप किसान परिवारों में से हो, आप हमारे बीच में से हो, आप यूनिफॉर्म वाले हो। ये बच्चे यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं। हमने यूनिफॉर्म 30 साल पहनी है और फिर उसके बाद उसको उतार दिया है। हम सब लोग एक हैं। हम सब लोग एक हैं। सीआरपीएफ वाले हम सब लोग एक हैं। मिलजुल कर लड़ाई लड़नी है और डिसिप्लिन से लड़नी। तो साथियों, ये बातें हैं। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हमें अपना संख्या बल और बढ़ाना है। हम लीगल बैटल चालू कर रहे हैं। उसके लिए सभी लोगों को, सभी अपने साथियों के साथ संपर्क साधें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन जोड़ें ताकि आप जो आ सकते हैं उनको लाएं। जंतर मंतर पर जब तक हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो सफलता में हमें, लड़ाई में हमें थोड़ी मुश्किल आएगी। तो संख्या बल बढ़ाना है। इसके साथ साथ एक ये जो युवाओं के न्याय की आवाज उठा रहे हैं, जय जवान अभियान चलाकर राहुल गांधी जी हर जगह पर हर दिन आपके बारे में बात कर रहे हैं, अग्निपथ के बारे में बात कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, पेंडिंग भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पेंडिंग भर्तियां पूरी की जाए। तो हमें सबको मिलकर उनका हाथ मजबूत करना है। मजबूत करोगे तो हमारे सरकार से दो मांगे, हमारी सरकार से दो मांगे। पहली मांग कि 2019 से लेकर 22 के बीच के दौरान जितनी भी भर्तियां थी उनको पूरा किया जाए और उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। दूसरी, अग्निपथ स्कीम को जाना तय है। अग्निपथ स्कीम खत्म करनी होगी। पुरानी भर्ती स्कीम को लागू करना होगा और पुरानी भर्ती स्कीम को लागू करते हुए आने वाली सेना जो है वो रेगुलर सेना होनी चाहिए और अग्निवीर सैनिकों को परमानेंट किया जाना। संसद सत्र चल रहा है। मोदी जी आपसे आह्वान करते हैं कि आप इन मांगों को पूरा कर दीजिए। हम आपका सहयोग करेंगे और अगर आपने सहयोग नहीं किया, आपने इन मांगों को नहीं माना, तो ये भी फैसला करते हैं कि 2024 में ये बच्चे, ये सारा जन सैलाब आपको यहां से चलता करने का काम करेगा। एक और बात जो याद दिलाना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर देश की सुरक्षा में सेंध लगती है तो गलत होगा और देश की सुरक्षा अग्निवीर नहीं कर सकते। आपको कुछ बात और याद दिलानी है कि 400 साल पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे और राजे रजवाड़ों को गुलाम बना लिया था। पूरे देश को, भारतवर्ष को गुलाम बना लिया था और इस गुलामी की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने
सुभाष चंद्र बोस जी ने, मौलाना आजाद जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने, ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में आजादी की लड़ाई चलाई और 1947 में आजादी मिली। बहुत लड़ाई और बहुत कुर्बानियों के बाद मिली और 70 साल के बाद मोदी जी ने देश की सेना को पहली बार कमजोर करने का काम अग्निपथ स्कीम से किया है। अगर देश की सेना कमजोर हो जाएगी तो हमारा गुलाम बनना तय है। और आज जो ये अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था, बीजेपी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, कि ये जो 75% अग्निवीर बाहर निकलेंगे वो हमारे कार्यालयों के बाहर चौकीदार का काम करेंगे। क्या आपको मंजूर है? नहीं। मुझे शर्म आती है विजयवर्गीय साहब, आपने ऐसा बयान दिया, गलत दिया। देश के सैनिक देश के लिए मरने मिटने के लिए है, कुर्बानियां देने के लिए है। आपके दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करने के लिए नहीं है। जय जय जय। तो साथियों, ये है इनकी संकीर्ण सोच। और ये जो 75% अग्निवीर वापस आएंगे, उनको इनके पूंजीपति साथी अपनी अपनी प्राइवेट आर्मीज के अंदर भर्ती करना शुरू कर देंगे और 10 साल के बाद हमारी सेना इतनी कमजोर हो जाएगी कि जिनके अंदर रेगुलर सैनिक बचेंगे नहीं, ना कोई मिसाइल दबाने वाला, ना कोई टैंक चलाने वाला, ना कोई गन चलाने वाला, ना कोई रेडार चलाने वाला, ना कोई जहाज चलाने वाला, ना कोई समुद्री जहाज चलाने वाला या उसकी सर्टिफिकेशन करने वाला, कोई हमारे बीच नहीं होगा और कोई एयर डिफेंस की गन्स को चलाने के लिए नहीं होगा और इंजीनियर्स के लोग नहीं हमारे बीच में हो पाएंगे, जो कि हमें ऑल वेदर ट्रेन्ड सोल्जर चाहिए, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट सोल्जर चाहिए, वो हमारे बीच में नहीं होंगे। तो हम इन हथियारों का, इन जहाजों का, इन हेलीकॉप्टरों का, इन टैंकों का, इनका क्या करेंगे जब उनके पीछे चलाने वाला सोल्जर ही नहीं बचेगा। हम कहते हैं, फौज में कहते हैं, मैन बिहाइंड मशीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। जब वो मैन बिहाइंड मशीन, मेरे सैनिक नहीं बचेंगे तो सेना कहां बचेगी। तो इस तरह से हमारी सेना कमजोर होगी, स्पेशलिस्ट नहीं होंगे हमारी सेना में। और अग्निवीर जो भर्ती किए जा रहे हैं, उसको सेना को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए। सेना ने पॉलिसी लेटर निकाला कि इनको सेंसिटिव जगह पर नहीं लगा सकते, हर हार्श कंडीशन में नहीं लगा सकते और अकेले नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो ये क्या है भाई? ऐसी फौज हमें नहीं चाहिए। ऐसी फौज जिसके अंदर एक अग्निवीर के ऊपर एक रेगुलर सैनिक को चौकीदारी करनी पड़े। क्या चाहिए ये ऐसी फौज? नहीं। अग्निवीर को दिल्ली का मिनिमम वेज 22,000, अग्निवीर को 21,000 मिलता है। क्या हमें ऐसा सैनिक चाहिए? क्या हमें देश की सेना में सर्विस के दौरान और शहादत के अंदर भी भेदभाव चाहिए? तो क्या बात करते हैं मोदी जी आप कैसे राष्ट्रवाद और कैसे देशभक्त की बात करते हैं? आप अपने आप को कहते हैं राष्ट्रवादी और देशभक्त। आप तो अपनी देश की सेना को ही कमजोर करने पर तुले हुए हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी कमजोर सेना। हमें चाहिए
रेगुलर सैनिक अग्निवीर नहीं चाहिए। और आपने ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर अग्निवीरों को ऐसा नाम दिया है, अग्नि के अंदर झोंकने का काम किया है इन वीरों को। तो साथियों, इन सब चीजों के बारे में आपको तफसील से जानकारी है। ये बूढ़ा रोजे बेच हम अपने मोदी जी से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? अपना हक पेंडिंग भर्ती मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करो, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। हम कह रहे हैं कि अग्निवीरों को रेगुलर करो, क्योंकि वो भी रेगुलर सैनिक की तरह सभी कुछ उनको भी मिले और वो देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे। लेकिन मोदी जी, आपको तो वो भी मंजूर नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, महाभारत पढ़िए, महाभारत का देखा है युद्ध। सर आपका युद्ध भी किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। होगा बहुत दिन। जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई पूरी तरह से तय थी तो भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि आप अगर पांडवों को स्वर्ण नगरी नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव तो दे दीजिए। तो हम सिर्फ 5 नहीं, हम 3 चीज मांग रहे हैं: पेंडिंग भर्ती, अग्निपथ खत्म और अग्निवीर को रेगुलर करें। हम 3 चीज मांग रहे हैं। मोदी जी दे सकते हैं क्या? दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन रामधारी सिंह बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने इसका व्याख्यान करते हुए कहा कि जब भगवान कृष्ण बात कर रहे थे, पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे थे, तो दुर्योधन अपनी सत्ता के अहंकार में था कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे अहंकार के अंदर मदमस्त होकर दुर्योधन ने ऐसा काम किया कि वो श्री कृष्ण को ही बांधने चले गए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब वो दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका और मोदी जी आप 3 काम नहीं कर सके, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो मोदी सरकार, आपका विवेक मर चुका है। हम 3 चीज मांगते हैं: कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अपने विवेक को जगा लीजिए और इन युवाओं को और सेना को न्याय दीजिए। वरना ये फौज, ये असाध्य फौज है, इसको आप नहीं साध सकते। ये आपको सत्ता से बेदखल करके ही दम लेगी। तो साथियों, अब ये सत्ता वालों की बात थी, लेकिन अब आपके बीच की बात है। जी सर बोलिए। संघर्ष कठिन है, वीडियो वाला हो, वीडियो नहीं, बहुत कठिन। न्यूज वाला काल बनाओ तो रात चलेगा सर। लेकिन पेट में भूख है और आग है, इस आग को, इसको भूख को मरने नहीं देना है। ठीक बात है? यस सर। ये भूख है हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी करो। और आग है, जुनून है देश की सेवा करना, देश की सेना में भर्ती होकर सरहद पर कुर्बान होना। तो साथियों,
अब आपके लिए इसके लिए मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कि तकलीफ बहुत बढ़ गई है। मोबाइल में सर्च के लिए लाए कविराज दुष्यंत ने कहा है, उनकी कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो। हमें न्याय चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलेंगे अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। जय जवान, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, जय जवान, न्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। ये है हमारी वॉर क्राई, ये है हमारी हुंकार। मोदी जी सुन लीजिए, ये है हमारी वॉर क्राई। और ये बच्चे जब तक इनको अपना देश शामिल देह पूरा नहीं होगा, तब तक ये आपसे लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। अब साथियों, आगे की रूपरेखा, सिर्फ आगे की रूपरेखा जोश भी